देखिए, आज हम देखेंगे आंकड़ों का संग्रह। क्या देखेंगे? आंकड़ों का संग्रह। तो जानते हैं कि जब भी हमें कोई अध्ययन करना रहेगा, आंकड़ों का अध्ययन करना रहेगा, सांख्यिकी में कोई भी अध्ययन करना रहेगा, तो जब तक आंकड़े एकत्रित नहीं होंगे तो कैसे हम कोई काम करेंगे। जैसे मान लीजिए इतने लोग हैं, इतने लोगों में का एक टेस्ट लिया जाए। क्या लिया जाए? टेस्ट। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक टेस्ट लिया जाए, तो उस टेस्ट में किसने कितना अंक प्राप्त किया, तो जब वो कलेक्ट करेंगे तब है ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो कलेक्ट करेंगे यानी संग्रह करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए हमें 10 विद्यार्थी हैं, उनका ऊंचाई, गृह कार्य करके लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, एक माह में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, चूंकि सांख्यिकी में अध्ययन तभी काम होगा जब तक अंक जो है इकट्ठा होंगे। अंक इकट्ठा होते हैं तभी ना पता चलता है। जैसे अभी पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी को कुछ पसंद है, मिठाई पसंद है, तो बर्फी कितने लोगों को पसंद है? 3 लोगों को। गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है? 4 लोगों को। इतने लोगों में क्या क्या पसंद है किसको? तो वो जब डाटा हमारे पास रहेगा तब ना। तो कोई भी समस्या आती है तो उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा आंकड़ों का संग्रह करना। बिना आंकड़ों के संग्रह के कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहाँ काम करेंगे? काम करने के लिए हमें आंकड़े तो चाहिए, तो आंकड़े चाहिए तो उसका संग्रह होगा तभी ना। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो होता है सांख्यिकी में या समस्या के अध्ययन में, सबसे पहला काम क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह। तो मान लीजिए हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों को हमने 3 समूहों में बांट दिया है। कितने समूहों में बांटा है? 3 समूह। वो समूह कौन कौन है? पहले समूह में विद्यार्थियों की ऊंचाई है, मतलब पहला समूह में जो विद्यार्थियों की ऊंचाई है, 10 लोगों की ऊंचाई लिख दी गई है। ठीक है? ये जो पहला समूह है उसमें क्या लिखा होगा? ऊंचाई। दूसरा समूह में क्या है? गृह कार्य करके न आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गृह कार्य करके आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है? और तीसरे समूह में क्या है? 1 माह में उपस्थित रहने वाले, 1 महीने में कितने लोग उपस्थित रहे उनकी संख्या है। ठीक है? ठीक है? तो हमने विद्यार्थियों को कितने समूह में बांट दिया? 3 समूह में। पहले समूह में ऊंचाई है और दूसरे समूह में जो होमवर्क दिया गया है, गृह कार्य दिया गया है, उसको करके लाने वाले जितने लोग हैं उनको है। और तीसरे समूह में क्या है? 1 माह में उपस्थित रहने वाले कितने लोग हैं। तो देखिए, ऊंचाई जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो ऊंचाई हम स्वयं से निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे क्या? बच्चों को बारी बारी से बुलाएंगे, यहाँ पर निशान लगा रहता है, देखते हैं आंगनबाड़ी में ना, बच्चों को खड़ा करेंगे, ऊंचाई कितनी है ये हम स्वयं निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं कि नहीं? यानी ऊंचाई वाला आंकड़ा हम स्वयं ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है? तो जो आंकड़ा हम स्वयं ज्ञात कर लेते हैं, पहली बार में ही ज्ञात कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्रोत। क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। ठीक है? चूंकि आंकड़ों का संग्रह 2 तरीके से हम लोग करते हैं। आंकड़ों के संग्रह के प्रकार कौन कौन है? 2 हैं, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है कि आंकड़े जो हैं पहली बार में ही पता चल जाते हैं। आंकड़े कैसे पता चल जाए? पहली बार में ही पता चल जाते हैं, या उसे हम स्वयं ज्ञात कर लेते हैं, किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए हमने कहा कि पुस्तक लाइए,
वहां से पुस्तक लाइए। कोई पुस्तक लाना है तो हम खुद पुस्तक जाकर ले लिए, तो हमने अपना काम स्वयं किया, ठीक। अगर हम कह देंगे कि विवेक पुस्तक लाइए, तो हमने अपना काम स्वयं नहीं किया, दूसरे से प्राप्त किया। मतलब अपना काम किताब प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे पर आश्रित होना पड़ा, ठीक है, दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। तो जो स्वयं आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक स्रोत, या इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, हम स्वयं से ज्ञात कर लेते हैं। तो ऊंचाई जब ज्ञात करने जाएंगे तो स्वयं अपने आप ज्ञात कर लेंगे, तो इसे कहते हैं प्राथमिक स्रोत। यानी प्राथमिक स्रोत से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, प्राथमिक स्रोत से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है। या प्रथम बार में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जो पहली बार में प्राप्त किए जाते हैं, या ये भी हम लिख सकते हैं जिन्हें स्वयं हम प्राप्त कर लेते हैं। इन आंकड़ों को हम क्या कर लेते हैं, स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कह लेंगे प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक में देखिए क्या होता है, गृह कार्य करके लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। मान लीजिए हमने होमवर्क दे दिया, ठीक है, ऊंचाई तो हमने बला के बारी बारी से निशान पर देख लिया, उसको नोट भी कर लिए, तो ऊंचाई के लिए हमें कोई जरूरत तो पड़ी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने होमवर्क दे दिया और गृह कार्य की अंग्रेजी क्या होती है, होमवर्क, ठीक है, तो हमने गृह कार्य दे दिया, हम कहेंगे कि कल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कल हमने होमवर्क दिया, उसको आज चेक करना है, तो गृह कार्य करके कितने विद्यार्थी आए हैं यह कैसे पता चलेगा। इसको पता करने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने विद्यार्थी आए हैं। भाई कल मान लीजिए 10 लोग थे, ठीक है, और आज जो है 10 लोग अइबे नहीं किए, ठीक है। या मान लीजिए 10 के 10 लोग आ गए, तो हमने कल होमवर्क दिया था, कुछ लोग होमवर्क किए और कुछ लोग होमवर्क नहीं किए, और कुछ लोग जो कल आए थे वो आए भी नहीं आज। तो हमें कैसे पता चलेगा कि होमवर्क कितने लोगों ने किया। उसके लिए पहले हमें उपस्थिति रजिस्टर पर हाजिरी देखनी होगी। हाजिरी देखेंगे ना, जितने लोग आए होंगे उतने लोगों में फिर देखना पड़ेगा किसने होमवर्क किया है, किसने होमवर्क नहीं किया। बात समझ में आ रही है। तो हमें गृह कार्य करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें निर्भर रहना पड़ रहा है। किस पे निर्भर रहेंगे, उपस्थिति रजिस्टर पर। उपस्थिति रजिस्टर पे, उपस्थिति रजिस्टर। इसकी सहायता से पहले देखेंगे कितने लोग आए हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितने लोग गृह कार्य करके आए हैं। सीधे नहीं ना पता चल जा रहा है। अगर हमें एक माह में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कि एक माह में कितने लोग आए, तो वो कैसे पता चलेगा। उपस्थिति रजिस्टर में देखेंगे, महीने का चार्ट बना रहता है ना, ये देखिए उपस्थिति रजिस्टर है, तो ये आपके एक महीने का चार्ट बना है, यही ना है। ये देखिए एक महीने का है, ये एक महीने का, तो इसमें गिन लेंगे हम तो पता चल जाएगा कितने लोग आए हैं, आप पता चल जाएगा ना। तो एक महीने में कितने लोग आए हैं, इसके लिए भी हमें निर्भर रहना पड़ेगा किस पर, उपस्थिति रजिस्टर पर। बिना उपस्थिति रजिस्टर देखे हम बता देंगे क्या कि एक महीने में कितने लोग आए, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए हमें उपस्थिति रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी पर निर्भर नहीं करना पड़ता, हम स्वयं से निकाल लेते हैं। निकालेंगे ना, बच्चे को बुलाएं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इन सब आंकड़ों को क्या कहेंगे, द्वितीयक स्रोत। क्या कहेंगे, द्वितीयक स्रोत। क्या कहेंगे, द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत
और द्वितीयक स्रोत में आंकड़ों का संग्रह कितने प्रकार से होता है? दो तरीके से, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत में क्या होता है? आंकड़े प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक स्रोत का मतलब खुद है, अपने से ही प्राप्त किए जाते हैं, या प्रथम बार में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। और जबकि द्वितीयक स्रोत में आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोत का मतलब पहले से उपलब्ध आंकड़े रहते हैं, उनकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमने रजिस्टर हमारे पास था, उस रजिस्टर की सहायता से हमने ये पता किया कि कितने लोग आए हैं एक महीने में। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी समस्या, सांख्यिकी में किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला काम हम कौन सा करते हैं, तो क्या कहेंगे? पहला कार्य क्या करते हैं हम, बताइए। सांख्यिकी में किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? आंकड़ों का संग्रह। ठीक। अब उसके बाद आता है कि आंकड़ों का संग्रह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए, बताइए सांख्यिकी में किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह जो है कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन है? प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। मुझे अच्छा ये बताइए कि जो ऐसे आंकड़े जो प्रथम बार में ही प्राप्त हो जाते हैं या प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? वो आंकड़े क्या कहलाते हैं? हाँ, जो आंकड़े प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। और जो आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों को हमने 3 समूहों में बांट दिया है। ठीक है, पहला समूह है उनकी ऊंचाई निकालना है, दूसरा समूह है उनकी होमवर्क दिया गया है, गृह कार्य दिया गया, उसको करके कितने लोग आएंगे उसकी संख्या निकालना है, और तीसरा समूह में ये है कि कितने लोग एक महीने में उपस्थित हैं। तो मुझे ये बताइए कि इन तीनों में प्राथमिक स्रोत कौन है? ऊंचाई वाला, या होमवर्क करके आने वाला, या एक महीने में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या वाला? कौन सा प्राथमिक स्रोत है? कौन सा प्राथमिक स्रोत है, बताइए। चलिए मुझे ये बताइए कि 10 विद्यार्थी हैं, उनको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है उन विद्यार्थियों की हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, दूसरा समूह में हमें होमवर्क विद्यार्थियों को दिया गया था, होमवर्क करके कितने विद्यार्थी आए वो निकालना है, और तीसरे समूह में वो एक महीने में कितने लोग उपस्थित हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो इन तीनों में समूह 1, समूह 2, समूह 3 में प्राथमिक स्रोत कौन सा है होगा? समूह 1, यानी ऊंचाई निकालने वाला क्या होगा? प्राथमिक स्रोत। अच्छा मुझे ये बताइए, जो एक महीने में विद्यार्थियों की संख्या निकालना वो कौन सा स्रोत होगा? कौन सा स्रोत होगा? प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत? द्वितीयक स्रोत। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, वह द्वितीयक स्रोत क्यों होगा? द्वितीयक स्रोत क्यों होगा? क्योंकि वह स्वयं से नहीं प्राप्त होता, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? उपस्थिति रजिस्टर की। तो ऐसे आंकड़े जो
द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे आंकड़े जो द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन आंकड़ों को क्या कहते हैं? या ये बताइए, द्वितीयक स्रोत में कौन से आंकड़े आते हैं? द्वितीयक स्रोत जो है, द्वितीयक स्रोत में कैसे आंकड़े आएंगे? ऐसे आंकड़े जो कहां से प्राप्त होते हैं? द्वितीयक स्रोत से, ठीक है। अब प्राथमिक स्रोत में कैसे आंकड़े होते हैं? ऐसे आंकड़े जो प्राथमिक स्रोत से, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि द्वितीयक स्रोत में कैसे आंकड़े होते हैं जो कहां से प्राप्त होते हैं? द्वितीयक स्रोत से, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है? आंकड़ों को व्यवस्थित करना। तो व्यवस्थित करने की बात आई कहां से? आंकड़े जो हमारे पास हैं, हम जानते हैं कि आंकड़ों को पहले उसको संग्रहित करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। तो संग्रह करने के बाद हम लोग उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? जैसे संग्रह करने के बाद डायरेक्ट कुछ नहीं मिल पाएगा हमें, पहले उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो पहले हम ये समझे कि व्यवस्थित करने की बात आती कहाँ से है। जैसे ये कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। 50 अंक का परीक्षा है। परीक्षा कितना है? 50 अंक का है। उस 50 अंक में विद्यार्थी 20 विद्यार्थी इस तरह से अंक पाए, कोई 37 पाया है, कोई 23, 16, 30, 21, 27, 45, 42, 17, 25, 24, 22, 25, 28, 38, 26, 21, 32, 42 और 28, यानी 20 लोगों के अंक हमें दे दिए गए हैं, ठीक है। 20 लोगों के अंक दे दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, अगर 20 लोगों के अंक दे दिए गए हैं और आपको ये बता टोटल कितने नंबर का है प्रश्न, कितने अंकों का है? 50 अंकों का है। और उसमें पासिंग मार्क कितना है? 17 अंक। कितने अंक? अगर आप 17 अंक पाते हैं या उससे ज्यादा अंक पाते हैं तो पास हो जाएंगे। यानी कुल अंक कितना है? ध्यान से देखिए, कुल अंक, कुल प्राप्तांक कितना है? कितने अंकों का है? 50 अंक। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 17 या उससे इससे अधिक, इससे यानी जो 17 नंबर पाए हैं या इससे ज्यादा नंबर पाए हैं वो सब पास हो हैं, और जो 17 नंबर से कम पाए हैं वो क्या है? फेल है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि कितने उत्तीर्ण हैं, कितने अनुत्तीर्ण हैं, यानी कितने पास हैं और कितने फेल हैं, या कितने लोगों ने 30 या इससे अधिक अंक पाए, यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने या तो 30 नंबर पाए हैं या तो उससे ज्यादा नंबर पाए हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण का कैसे पता चलेगा, अनुत्तीर्ण का पता कैसे पता चलेगा, और 30 या उससे अधिक पाने वालों का कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये एक सिस्टम से नहीं है, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, ये कैसे है? अव्यवस्थित है। जैसे आंकड़े हमको दिए गए थे ये उसी रूप में है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस उसी से उठा लिया है आंकड़ा। तो इसमें हमको गिनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अलग अलग छांटना पड़ेगा, तो ये सब काम अभी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है का मतलब समझ रहे हैं? इसमें हमको देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, लेकिन इसी आंकड़ों में अगर एक काम हम कर दें तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा।
इनको व्यवस्थित कर दें। क्या कर दें? व्यवस्थित कर दें। ये जो आंकड़े हैं अव्यवस्थित हैं। ये आंकड़े कैसे हैं? अव्यवस्थित है। तो इन आंकड़ों को देखकर हम सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण किया या कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप सीधे देखकर नहीं बता पाएंगे। बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे आंकड़े जो मूल रूप में यानी जैसे थे वैसे ही हमें मिल गए, तो उन आंकड़ों को कहते हैं अपरिष्कृत या अवर्गीकृत, या इसी का नाम है कच्चे आंकड़े। कैसे आंकड़े? कच्चे आंकड़े। कच्चा माने समझ रहे हैं, पका नहीं है अभी। कच्चा माने पका नहीं है। अवर्गीकृत है, अपरिष्कृत है। अगर आपसे पूछा जाता है अपरिष्कृत आंकड़े कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, कच्चे आंकड़े क्या होते हैं, तो आंकड़े जैसे हमें मिलते हैं मूल रूप में, जैसे थे वैसे ही हमें मिल गए, वही आंकड़े होते हैं अपरिष्कृत, अवर्गीकृत, कच्चा। जैसे जमीन से जो माल निकालते हैं हम लोग, जैसे क्रूड ऑयल जो होता है, जो हम तेल बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो जमीन से जिस रूप में जो मिलता है उसे कहते हैं कच्चा तेल। कहते हैं ना? कच्चा तेल। फिर उसको परिष्कृत करके, शुद्ध करके बना देते हैं, तो फिर बाद में उसी को कहा जाता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। कहते हैं ना? लेकिन जिस रूप में मिलता है उसको कहते हैं कच्चा तेल। तो आंकड़े में, आंकड़े जिस रूप में हमको मिलते हैं, जिस रूप में हमें सीधे मिलते हैं, उसी रूप को हम कहते हैं कच्चे आंकड़े। कैसे आंकड़े? कच्चे आंकड़े। और उसी को नाम है अवर्गीकृत आंकड़े, या उसी का नाम है अपरिष्कृत आंकड़े। तो एक चीज तो समझ में आया कि कच्चे आंकड़े से हम सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे ना? नहीं। उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब देखिए हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। देखिए ये जो आंकड़े थे, इनसे हम सीधे निष्कर्ष नहीं पा रहे थे, तो इनको हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। अब बात आई व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे? व्यवस्थित करने के भी दो प्रकार हैं। व्यवस्थित करने के कितने प्रकार हैं? दो। आंकड़ों को, पहला जो प्रकार है, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे या अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम आप जानते हैं। आरोही माने बढ़ता क्रम, अवरोही माने घटता क्रम। तो जब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, तो उसे कहेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आंकड़ों को घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो उसे कहेंगे घटते क्रम में व्यवस्थित करना। जब पहले सबसे छोटका, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, अंत में सबसे बड़का लिख देंगे तो इसे कहेंगे आरोही क्रम। अब पहले सबसे बड़का, उससे छोटका, उससे छोटका, उससे छोटका, अंतिम में सबसे छोटका, तो उसे कहेंगे अवरोही क्रम। तो एक तो ये प्रकार हो गया, या तो हम ऐसे व्यवस्थित कर लें, या तो हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लें, वर्गीकरण कर लें। ठीक है? तो इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो आंकड़ों को आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो उससे पहले इस पे कुछ प्रश्न कर लिया जाए। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद देखिए ये जो आंकड़े हैं, हम आंकड़ों को व्यवस्थित करने जा रहे हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आंकड़े जो मूल रूप में हमको प्राप्त होते हैं वो कच्चे आंकड़े होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। ठीक है? अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, इनसे निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। इसलिए हमें आंकड़ों को क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे 20 विद्यार्थी हैं, कुल प्राप्तांक है 50, उत्तीर्ण है 17। अगर हमें निकालना हुआ कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं और कितने विद्यार्थियों ने 30 या इससे ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो हम प्राप्त कर लेंगे सीधे? सीधे प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम पहले आंकड़ों को
क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करने के बाद हम प्राप्त कर पाएंगे। तो व्यवस्थित करने के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में पहला, और दूसरा आंकड़ों का वर्गीकरण। तो मुझे ये बताइए कि जो आंकड़े हमें मूल रूप में प्राप्त होते हैं, यानी सीधे, उन आंकड़ों को क्या कहते हैं। जो आंकड़े हमें मूल रूप में ही प्राप्त होते हैं या सीधे प्राप्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कौन से आंकड़े कहते हैं, बताइए। उन्हें कौन से आंकड़े कहते हैं, कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े का कोई और नाम भी है, बताइए। अपरिष्कृत, और कोई नाम है, अवर्गीकृत, ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि 20 विद्यार्थियों का हमने अंक दिया है, टोटल 50 नंबर के हैं। पास होने के लिए 17 नंबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करना है। तो क्या इन आंकड़ों को देखकर हम यह पता कर लेंगे कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, या कितने लोग 30 नंबर से ज्यादा पाए, ये हम पता कर लेंगे, बताइए। पता कर लेंगे ये आंकड़ा देख के, बताइए। चलिए, ये जो आंकड़े हमारे पास हैं, 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों के टोटल नंबर हैं 50। उनमें उत्तीर्ण होने के लिए 17 नंबर या उससे ज्यादा नंबर चाहिए। तो ये जो आंकड़े हमारे पास हैं, ये कैसे आंकड़े हैं, कच्चे आंकड़े। इसी का नाम है अपरिष्कृत, या इसी को हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत। ये जो आंकड़े हैं, ये कच्चे आंकड़े हैं। इनको देखकर हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, या कितने लोग, अगर आपसे पूछे इसमें से बताइए कितने लोग 30 या इससे अधिक अंक प्राप्त करें, तो नहीं बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करना अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक, या तो आंकड़ों को आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में कर देंगे। दूसरा क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण। तो मुझे ये बताइए कि 20 विद्यार्थियों का ये समूह दिया गया है, पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए, कुल प्राप्तांक है 50 नंबर। तो इन आंकड़ों को देखकर क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, या कितने लोग 30 या उससे ज्यादा नंबर पाए, ये बता देंगे? नहीं बता पाएंगे, सीधे निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। जो आंकड़े मूल रूप में प्राप्त होते हैं, यानी जिस रूप में हैं उसी रूप में प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कच्चे आंकड़े। वेरी गुड। इन कच्चे आंकड़ों का कोई अन्य नाम बताइए। अपरिष्कृत, या अन्य भी नाम है कोई, अवर्गीकृत, ठीक है। अब इन आंकड़ों से, इन आंकड़े जो कच्चे आंकड़े हैं, इनको जब हम व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे, जब आंकड़ों को हम व्यवस्थित कर देंगे, तब हम ये सब चीजें निकाल पाएंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। जब तक व्यवस्थित नहीं किए हैं तब तक नहीं निकाल पाएंगे, और जैसे ही व्यवस्थित कर देंगे हम इनसे निकाल पाएंगे। तो अभी हमने व्यवस्थित करना तो सीखा नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने की कितने प्रकार से कर सकते हैं व्यवस्थित, कौन कौन? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, और दूसरा कौन सा प्रकार है, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला, आंकड़ों को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे और अवरोही क्रम। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है, ये जो आंकड़े हैं, अब देखिए आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो आंकड़े हमारे पास है, अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी पहले लिखते हैं, सबसे
छोटी, फिर उसके बाद या तो उससे बड़ी होगी या तो बराबर भी होगी, और अंत में क्या रहेगी, सबसे अंत में सबसे बड़ी, अंत में क्या होगी, सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी। तो इसमें से हमें ढूंढना होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 16। अब इससे बड़ी हो, 16 से बड़ी खोजिए। चूंकि आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, अगर वही संख्या 2 बार है तो उसी के बराबर जो है उसको फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाली बड़ी लिखेंगे, उसके बाद वाली, और अंत में क्या होगा, सबसे बड़ी। तो 16 हो गया, फिर उसके बाद क्या है बड़ा, देखिए 17, फिर उसके बाद 21 और 21। देखिए 21 है तो 21 से बड़ा 22 होता है, लेकिन 21 का 2 बार लिखा है, यानी 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 21, ठीक। 22 फिर 23 है, इसमें देखेंगे क्रम से खोजना पड़ेगा, ठीक है। एक बार खोज लेंगे, एक बार ऐसे आरोही क्रम में लिख लेंगे तो हमें आंकड़े निकालना आसान होगा। 21 21 22 23 24 25, फिर 25 26 27 28 28 30 32 37 38 42 45। तो देखिए 21 21 2 बार आया है, 25 25 2 बार आया है, 28 28 2 बार आया है, और 42 बार। तो 21 21 2 बार है कि नहीं, देखिए 25 25 2 बार है कि नहीं, देखिए 25 हो गया, 25 हो गया। 28 28 2 बार है, एक 28 यहाँ है, एक 28 यहाँ है, एक 42 यहाँ है, और एक 42 यहाँ है। इसी तरह से सारे हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अंत में ये क्या है, ये सबसे बड़ी है। ये क्या है, सबसे बड़ी है, और ये क्या है, सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम में जो पहली संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, और अंतिम संख्या जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अब देखिए जो हमसे तीनों प्रश्न पूछ रहे थे, तीनों प्रश्न क्या था, पहला कितने उत्तीर्ण हुए, दूसरा कितने अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, और तीसरा था 30 या इससे अधिक कितने लोग पाए। तो मुझे ये बताइए, पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं दे सकते हैं, कितने लोग उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 17 या इससे ज्यादा। तो 17 भी वाला भी पास है, इससे ज्यादा जितने लोग हैं वो भी पास हैं, यही ना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। एक लोग खाली, एक लोग तो फेल हो गया, एक लोग तो कम है, तो 19 लोग क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और कितने फेल हो गए, जो 17 से कम पाया है। 17 से कम कौन पाया है, 16। एक लोग अनुत्तीर्ण हो गए, हो गए। अब ऐसे कितने लोग हैं जो 30 या उससे ज्यादा नंबर पाए हैं। तो 30 कहाँ है बच्चा, यहाँ है, ये 30 वाला है एक, फिर इसके आगे चल जाए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं, 7 लोग। तो देखिए आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिए, जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए, तो हमें कितने आसानी से सब पता चल गया, पता चल गया कि नहीं। लेकिन इसके पहले चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था। पहले व्यवस्थित करने से कितना फायदा हुआ, हमने कम मेहनत में सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कितने लोग फेल हुए, 17 से कम कितने लोग हैं देख लीजिए, एक लोग हैं फेल हुए।
पास कितने लोग हुए? जब 17 से कम 21 लोग हैं और टोटल 20 लोग थे ही, तो एक लोग पास हुए तो क्या लोग, एक लोग फेल हो गए, तो पास कितने लोग हुए? 19 लोग। अब कितने लोग 30 से ज्यादा पाए हैं? अब हमारे पास आंकड़ा है 30, 1 2 3 4 5 6 7, गिन लीजिए 30 और 30 से ज्यादा कितने लोग हैं? वही चीज इसमें भी होगा। कितने लोग फेल हैं? जो 17 से कम है। इसमें क्या होगा? ये सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, और अंत में जो संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। यहाँ पर भी उसका जो उत्तर दे, कितने लोग फेल हुए, उत्तीर्ण हुए? 17 से ज्यादा जितने लोग हैं, तो 17 से कम वाले कितने लोग हैं? 1 लोग, तो 1 लोग फेल हुए। टोटल 20 लोग है ये हैं, 1 लोग फेल हो गए, तो पास कितने लोग हो गए? 19 लोग। अब कितने लोग 30 से ज्यादा नंबर पाए? अब यहाँ से देख लीजिए 30 कहाँ है? यहाँ है, तो ये 30 हो गया। अब इससे ज्यादा वाले कितने हैं? 30, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हो गए? 7। तो एक चीज देखें कि आंकड़ों को व्यवस्थित कर देने से, यानी आंकड़ों को जब हमने व्यवस्थित कर दिया तो कोई भी जो डाटा निकालना था वो हमारा क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने से हमारे सारे काम हो गए कि नहीं? हो गए। हमने जो अपने उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, 30 या इससे अधिक नंबर जो पाने वाले थे सब कुछ निकाल लिए, बड़े आसानी से निकाल लिया। तो एक चीज हम लोगों का बच जाता है, हमने आरोही और अवरोही क्रम में तो हमने व्यवस्थित कर लिया, एक चीज बच जाता है आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए।